ये बाजार में जो है ऑफ कोर्स कंसोलिडेशन जारी है, फ्लैटिशनेस जो है निफ्टी बैंक में देखने मिल रहा है, लेकिन हमारा एक एक्शन पैक शो रहने वाला है एफएनओ जंक्शन पे, और यहाँ पे एक स्पेशल जो है आइटम भी हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। लेकिन चलिए ईटी नाउ स्वदेश में जो है शुरुआत करने से पहले एक बार कैनरा बैंक की हेडलाइंस देख लेते हैं। बाजार की बात करें तो लगभग 57,200 लेवल्स पे जो है आपको बाजार की मूवमेंट देखने मिल रही है निफ्टी बैंक में, लेकिन सीमित दायरे पे जो है ये आंकड़े देखने मिल रहे हैं। लगभग निफ्टी बैंक सॉन्ग फिसलकर 57,200 लेवल्स पे आया। निफ्टी 25,550 के पास सपाट। आईटी मेटल रियल्टी शेयरों में गिरावट। फार्मा सेक्टर पर ट्रंप की धमकी का असर नहीं। नैटको फार्मा, लॉरस लैब्स और बाइकॉन में 2 से 3% की तेजी। वही लुपिन और टोरेंट फार्मा भी करीब 1% ऊपर। 50% टैरिफ के ऐलान से कॉपर शेयरों पर हल्का दबाव। हिंद कॉपर और वेदांता 1 से 2% तक कमजोर। हिंडाल्को और हिंदुस्तान जिंक में हल्की गिरावट। कमजोर बिजनेस अपडेट से टाटा स्टील 1% से ज्यादा नीचे। वही क्रूड स्टील प्रोडक्शन में सुधार के बावजूद जेएसडब्ल्यू स्टील पर हल्का दबाव। खपत वाले शेयर्स में मजबूती कायम। वरुण बेवरेजेस, गोदरेज कंज्यूमर और एचयूएल में 1.5 से 2% तक की तेजी, तो डाबर, इमामी और ब्रिटानिया में भी मजबूती। रियल्टी में 3 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। फीनिक्स ब्रिगेड और गोदरेज प्रॉपर्टीज में 2 से 4% की कमजोरी, तो शोभा और डीएलएफ में भी गिरावट। ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद जून में रिकॉर्ड ऊंचाई पर एसआईपी इनफ्लो। पहली बार 27,000 करोड़ रुपए के पार। म्यूचुअल फंड्स का एयूएम 70 करोड़ के ऊपर जो है करीब पहुंचा। म्यूचुअल फंड्स के नेट इनफ्लो में 68% का उछाल। 2 नए एसएमई आईपीओ, स्मार्ट एंड पावर और केमकार्ट इंडिया का आज आखिरी दिन। दोनों ही एसएमई आईपीओ में मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की अवॉइड की राय। एसएमई आईपीओ ग्लेन इंडस्ट्रीज का आज दूसरा दिन। प्राइस बैंड 92 to 97 रुपीज में। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की अवॉइड की राय। और आज से 11 जुलाई तक के खुलेगी एस्टन फार्मा का एसएमई आईपीओ। तपन दोषी ने दी अवॉइड की सलाह। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में, और मैं हूं शरद दुबे। और अगले आधे घंटे जो है हम पूरा एक्शन पैक रहेगा वायदे बाजार में, जहां पे हम इंडेक्स स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, कहां पे कमाई के मौके देखने मिलते हैं, ताज़ा बिकवाली शेयर्स कहां पे है, और कहां पे जो है ताज़ा खरीदारी शेयर्स में कहां पे कमाई के मौके बनते हैं। लेकिन चलिए कल का जो हिट कॉल्स थे रिपोर्ट कार्ड, उस पर अब हम नज़र डालते हैं। तो कल के रिपोर्ट कार्ड में जो है प्रशांत सावंत के जो है इंपॉर्टेंट कॉल्स पे एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कहाँ पे जो है कमाई के मौके बने। BHEL यहाँ पे लगभग 2.5% का रिटर्न आया। वही ITC की बात करें तो यहाँ पे भी जो है 1% का मोमेंटम आया है। तो रिपोर्ट कार्ड में जो है यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। लेकिन चलिए एक बार बाजार का चेक ले लेते हैं। निफ्टी की बात करें तो अभी भी सपाट लेवल्स पे ही हैं, फुल फ्लैटिश है, बट टूवर्ड्स द रेड साइड ट्रेड कर रहे। निफ्टी बैंक में जो है थोड़ी सी जो है गिरावट ज़रूर देखने मिली है, लेकिन कंफर्टेबली निफ्टी 25,600 के ऊपर है। निफ्टी बैंक की फ्यूचर्स की बात करें तो हल्की सी गिरावट ज़रूर आई है, बट ज़्यादा नहीं। बहुत रेंज बाउंड मार्केट है। जिस तरह ग्लोबल क्यूज़ पे रिएक्ट करा, थोड़े दिन बाद जो है ऑफकोर्स अर्निंग्स पे भी फोकस रहेगा। इंडिया विक्स को भी डायरेक्टर साहब एक बार चार्ट पे लाते देखते हैं कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी आई है कि नहीं आई है। ऑफकोर्स 13 लेवल्स के नीचे जो है अभी भी इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है। कोई बड़ा स्पाइक देखने नहीं मिला है। ऑफकोर्स कल लास्ट 20 मिनट्स के ट्रेडिंग सेशन में एक स्पाइक आया था, लेकिन अभी भी जो है फ्लैट। अब देखिए 12 के नीचे आ गया इंडिया विक्स, तो यहाँ पे जो है बाजार को कुछ एक बूस्टर लगे। इस
तरह जो दिशा देख रही है। लेकिन देखिए ट्रेंड जो है अभी भी पॉजिटिव है। एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे बात कर लेते हैं, जिस तरह हमें पता चल जाएगा कि ब्रॉडर इंडेक्सेस में क्या चल रहा है। और हम पहले से भी बता के रखे हैं कि इंडेक्स में स्ट्रैटेजी में अगर कंसोलिडेशन आ रहा है तो आप ज़रूर एक स्टॉक पिकर्स मार्केट से ब्रॉडर इंडेक्सेस देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो ब्रॉडर इंडेक्स NSE BSE दोनों ही सेगमेंट में बुल्स का पलड़ा भारी है। हालांकि वायदे बाजार में मिले जुले संकेत देखने मिले। लेकिन चलिए अब हमारे गेस्ट के पास चलते हैं। अजीत नायक जो है हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून अजीत जी। बाजार अभी भी रेंज बाउंड फंसा हुआ है, पिछले 8 सेशन से यही दिखने मिल रहा है। निफ्टी के बारे में, निफ्टी बैंक में थोड़ी मूव्स हो रही है बट कुछ खास नहीं हो रहा है, बहुत छोटे रेंज में जो बाजार आ चुका है। किस तरह आप देख रहे हैं करंट सेटअप पे, और यहाँ पे क्या रणनीति होनी चाहिए? कोई बाय ऑन डिप्स कोई सेक्टर्स में आपको अच्छा लग रहा है या इंडेक्स स्पेसिफिक कोई स्ट्रैटेजी है? अगर हम बाजार को थोड़ा ऑप्शन पर्सपेक्टिव से देखें, कॉल राइटर्स आज देखेंगे उससे ज्यादा पुट राइटर्स एग्रेसिव है। अगर 25,500 का स्ट्राइक प्राइस को आप थोड़ा गौरे से देखें, आज तक इतना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हुआ था। आज लगभग 1,90,000 का ओपन इंटरेस्ट हमको वहां पे देखने को मिला है। आपने बिल्कुल सही बताया कि आईवीज जो है वो बहुत एकदम लोएस्ट लेवल पे आया है। अगर हम इसका निफ्टी का हिस्टोरिकल आईवी के साथ अगर करंट आईवी कंपेयर करें तो वी आर वेरी मच डाउन। तो इसके लिए यहाँ पे एक थोड़ा सा मार्केट में एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिला है। मगर जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है कॉल एंड पुट राइटर के हिसाब से या पुट कॉल रेशियो के हिसाब से देखे, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट 25,400 500 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बना है। और वो तोड़ने के लिए कुछ एक हार्डकोर न्यूज चाहिए। अगर वो ब्रेक होता है तो ही निफ्टी में एक हम लोग को करेक्शन देखने को मिलेगा। अदरवाइज निफ्टी विल गोइंग टू टेस्ट अपर बैंड ऑफ 25,680 लेवल। अगर वो क्रॉस होता है तो एक अच्छा मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है वहां से भी एक आईवी स्पाइक आ सकता है। उसके लिए ट्रिगर की जरूरत है और वो 25,680 लेवल रहेगा। जैसे वो क्रॉस करता है फिर अच्छा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स पे एक बार नज़र रखेंगे, उसके बाद जो है बाजार को एक फ्लेवर आएगा। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज की जो है ज़रूरत है। निफ्टी की तो बात खोली। अजीत जी, 21,500 के बारे में आप कह रहे थे, राइट? जहाँ पे पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा है। क्या आंकड़ा क्या था? 25,500। कितना था? 25,500 ओके सॉरी, 25,500 का जो है यहाँ पे जो है पुट राइटिंग हो रही है। डायरेक्टर साहब अगर ये प्लेट है तो ज़रूर इसको फ्लैश करें, जहाँ पे लगभग 2 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के भी जो है एडिशन देखने मिल रही है। लेकिन अजीत जी, निफ्टी बैंक पे आपकी क्या रणनीति रहेगी, ये भी बताएं ज़रा। निफ्टी बैंक अगर देखें तो निफ्टी से हमेशा आउट परफॉर्म आ रहा है। आज थोड़ा सा इसमें एक स्लगिश मूवमेंट देखने को जरूर मिल रहा है। मगर मुझे लगता है कि जब तक 56,800 का लेवल अगर इंट्राडे चार्ट पे ब्रेक नहीं करता है तो इसका भी ट्रेंड पॉजिटिव है। और ऊपर में 57,800 और 58,000 लेवल तक दिखाई दे सकता है। लेकिन मुझे ऐसा जो कंसोलिडेशन फेज है उससे जल्दी ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा टाइम एक लेवल पे अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो उसका मतलब थोड़ा वीकनेस देखने को मिलेगा। तो इसके लिए 57,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वॉच करना बहुत जरूरी है। और छोटा सा और लेवल देखें तो 56,800 लेवल, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए बैंक निफ्टी पे। अदरवाइज बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड जो है वो मोमेंट स्ट्रांग है। मोमेंटम लैक लस्टर हो रहा है, मोमेंटम की बहुत जरूरत अभी है। बिकॉज नजदीकी लेवल पे कॉल एंड पुट राइटर एग्रेसिव होने की वजह से इनको स्पेस नहीं मिल रहा है बाहर आने के लिए। अदरवाइज चार्टिकली वेल प्लेस है दोनों इंडाइसेस। बिल्कुल, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है लेकिन मोमेंटम थोड़ी कम पड़ गई है और इसलिए कंसोलिडेशन देखने मिला है। लेकिन चलिए अब चलते हैं ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स पे। तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स में देखें, आईसीआईसीआई प्रू, अदानी एनर्जी, बीएचईएल और वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस है। वरुण बेवरेजेस ऑफ कोर्स नज़र रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉरेन ब्रोकिंग हाउस की अपग्रेड भी देखने मिली है और अदानी एनर्जी में भी एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। किस तरह देख रहे हैं यहाँ पे कई लॉन्ग बिल्डअप पे, यहाँ पे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ही न्यूज़ फ्लो ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे कोई ताज़ा खरीदारी के मौके बन रहे हैं? क्योंकि आईसीआईसीआई प्रू तो बहुत स्ट्रांग लग रहा है पोजिशनल चार्ट्स में भी, जिस तरह 3-4 सेशन से जो है अच्छी बाइंग आ रही है। किस तरह देख रहे हैं अजीत? आज हमने रेकमेंड भी किया है आईसीआईसीआई प्रू। तो आईसीआईसीआई प्रू में एक अच्छा पैटर्न वीकली बेसिस पे भी देखने को मिला है।
आप अगर इसका वीकली चार्ट भी अगर देखेंगे तो जो प्रीवियस स्विंग हाई था 676 का, आज उसको ब्रेक किया है और अभी सस्टेन भी काफी देर से सस्टेन कर रहा है। और वहां से जब करेक्शन आया तो एक अच्छा राउंडिंग बेस फॉर्मेशन बना है। और अगर हम उसको एफएनओ का ओपन इंटरेस्ट के साथ भी करते हैं, आज लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है। तो इस हिसाब से उस नजरिए से मुझे देखिएगा तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है वो आने वाले 3 से 4 सेशन में यहाँ से और इसका जो अप ट्रेंड है कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। और जब तक अगर ये 660 नहीं ब्रेक करता है तो इसमें हम लोग को ऊपर की स्तर पर अच्छा खासा टारगेट मिल रहा है। इट कैन ऑल्सो क्रॉस 970 लेवल। तो बहुत अच्छा कंसोलिडेशन से बाहर निकलते हुए ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। प्लस क्या होगा, टारगेट प्राइस क्या होगा अजित? यस सर, ऐसे प्रोडेंशियल का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 659 का रहेगा और टारगेट रहेगा वो 717 से 780 तक का रहेगा। 717 टू 718 का रहेगा। चाहिए आपका टेक्निकल पिक में भी है। चलिए एक बार शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स पे भी एक बार नज़र डाल देते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस और कॉनकॉर पे ज़्यादा जो है हमारी नज़र रहेगी। जीएमआर एयरपोर्ट्स हमारे कवरेज में नहीं है। आरबीएल बैंक बहुत वॉलेटाइल रहता है तो इसमें आपकी कमेंट्री में नहीं लेने वाला हूँ। कॉनकॉर और बजाज फाइनेंस, इन दोनों में देखें यहाँ पे कहीं पे कमाई के मौके बन रहे हैं। बजाज फाइनेंस में पैटर्न जो है वो काफी मुझे शानदार दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो जो 20 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेज है वो एकदम नैरो हो चुका है और यही एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 920 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अगर नीचे नहीं जाता है तो इसका जो अपरी मतलब अपसाइड रेजिस्टेंस है 960 टू 990, यहाँ तक एक टेस्ट कर सकता है। और एक छोटा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। तो मल्टीपल टाइम 920 को होल्ड किया है तो वो एक इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है। आज शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिला है। सिर्फ एक ही है कि आज का जो क्लोज रहेगा वो 938 के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि लिए लॉन्ग बिल्डअप नहीं, शॉर्ट कवरिंग फेस हमें देखने को मिल रहा है। तो 938 का क्लोज अगर आता है तो कल परसों तक ये 960 टू 980 लेवल तक हम लोग को टेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो टारगेट प्राइस आप मान के चले 960 टू 980 हो सकता है। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा अजित? जो सपोर्ट जोन है 920 का वही इंपॉर्टेंट जोन है, उसके नीचे ये क्लोज नहीं होना चाहिए। ये अगर बिल्कुल। वो प्रोटेक्ट रहेगा तो इसमें बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वैसे ही आपने और एक दूसरा स्टॉक बताया कॉनकॉर, वो भी एक नैरो रेंज पैटर्न है। जैसे ही 611 का लेवल अगर क्लोज क्रॉस करता है, 5 to 6 मिनट्स भी अगर सस्टेन करेगा इंट्राडे टाइम फ्रेम पे भी, इसमें भी एक 630 से लेके 640 तक का एक लेवल देखने को मिल सकता है। ये भी एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट होके टाइम वाइज करेक्शन हुआ है। आज ये भी 50 एंड 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके चल रहा है। शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिला है। 611 क्रॉस करते ही ये 604 का जो सपोर्ट जोन है उसको नहीं ब्रेक करना चाहिए। ऊपर में 625 और 640 तक देखने को मिल सकता है। 625 से 640 टारगेट प्राइस, 604 स्टॉप लॉस कॉनकॉर। आईसीआईसीआई प्रू, बजाज फाइनेंस और कॉनकॉर, ये तीन अहम जो है पिक्स आए हैं यहाँ पे। ऑफ कोर्स तीनों में ही बाई रेटिंग है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते। ब्रेक के उस पार कहाँ पे ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स आ रहे हैं और एक बहुत बहुत खास पेशकश जेन स्ट्रीट को लेके एक इंपॉर्टेंट स्पोक्स पर्सन आ रहे हैं। उस सारे डिटेल्स हम आपको बताएंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। लेकिन अब चलते एक बहुत बहुत अहम जो है न्यूज़ फ्लो पे, वो है जैन स्ट्रीट स्कीम पे जो है हम सबसे बड़ा खुलासा करने वाले हैं। जिसने जैन स्ट्रीट के पूरे खेल को बेनकाब किया वो खुद हमारे साथ जुड़े हैं। ईटी नाउ स्वदेश पर यूएई बेस्ड हेज फंड के प्रेसिडेंट मयंक बंसल एक्सक्लूसिवली ईटी नाउ स्वदेश में जुड़े हैं। गुड आफ्टरनून मयंक। बहुत इंपॉर्टेंट जो एक खोज आपने निकाली और बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट बाजार में आया, ज़रा हमें शॉर्ट करके एक बार बताएंगे कि किस तरह जो आपने यहाँ पे गड़बड़ी देखी जेन स्ट्रीट की, और ओवरऑल जो है ऑफ कोर्स आप जेन स्ट्रीट के अंदर नहीं थे, आप बाहर थे, लेकिन आपने किस तरह ये एनालाइज किया, क्या क्या माजरा था, ज़रा बताएं खुल के। और सेबी को आपने क्या प्रेजेंटेशन किया? तो देखिए, जो मार्केट में गड़बड़ चल रही थी वो तो निरंतर जुलाई 2023 से ही काफी दिख रही थी कि चल रही है। तब से शुरू हो गई थी जुलाई 2023 से। जनवरी 2024 के आते आते बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि गड़बड़ चल रही है मार्केट में। गड़बड़ ये है कि
इंडिया का जो डेरिवेटिव्स मार्केट है वो बहुत लिक्विड है, वो बहुत डीप है, उसमें बहुत आप पोजीशंस ले सकते हैं। उसी के खिलाफ जो इंडिया का कैश मार्केट है वो आसानी से हिलाया जा सकता है, क्योंकि उसमें इतनी डेप्थ नहीं है, उसमें इतनी लिक्विडिटी नहीं है। तो जो भी मैनिपुलेटिंग एंटिटी थी जो अब सेबी को लगाए कि जेन स्ट्रीट है, उसका ये वो ये करती थी कि वो डेरिवेटिव्स में बड़ी पोजीशन ले लेती थी और उसको प्रॉफिटेबली एक्सपायर कराने के लिए एक्सपायरी डेज पे कैश को हिला देती थी, ताकि जो भी उसने डेरिवेटिव्स में पोजीशन ली है वो सब बहुत प्रॉफिटेबली एक्सपायर हो जाए। तो ये उसका मॉडस ऑपरेंडी होता था। तो ये जान 2024 में तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया था कि हो रहा है। शुरुआत इस जुलाई 2023 से हुई थी। मैं लगभग इंतजार कर रहा था कि ये ठीक होगा, रेगुलेटर आके देखेगा, एक्सचेंजेस जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इन चीजों के लिए, वो आके करेक्ट करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। चीजें उल्टी डायरेक्शन में जा रही थी, जहां पे जो एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन है वो बढ़ता ही जा रहा था लगातार। तो फिर मुझे लगा कि मुझे ही कदम उठाने पड़ेंगे, और फिर मैंने सेबी को 17 दिसंबर को मेल किया। उसके बाद मुझे बुलाया गया 6 जनवरी 2025 को प्रेजेंट करने के लिए उनके हेडक्वार्टर्स में, जहां पे सब लोगों की मौजूद थे। अनंत नारायण जी, सर्वेलेंस टीम, मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट, इन सब के कई लोग मौजूद थे उस प्रेजेंटेशन में। और अगर आप सेबी का इंटरिम ऑर्डर भी देखेंगे तो दिसंबर के करीब से ही उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अपने हाथों में लिया। और उससे पहले उन्होंने एनएससी को बोला था कि आप जांच करिए, और वो पता चला था कि एनएससी को कुछ मिला नहीं, जो कि बहुत ही गलत बात है। मतलब इसका क्या मतलब, इससे उसकी पूरी जो सैंक्टिटी ऑफ सर्विलेंस है उस पर क्वेश्चंस उठते हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिला था। जी बिल्कुल मयंक, एक और सवाल रहेगा कि ये मोडस ऑपरेंडी तो आपने समझा दिया, लेकिन ये सिर्फ एक ही एंटिटी है जो कर रहे हैं कि और भी मल्टीपल फॉरेन एंटिटीज हैं जो, ये आप कह सकते हैं एक टेक्निकल पुश हो या इनका एक कैपिटल ज़्यादा है? ये क्या ये रेगुलर हो रहा है कि ये एक वन ऑफ था जो हमें देखने मिला? क्योंकि देखिए वॉलेटिलिटी खास करके एक्सपायरी के दिन हमें बहुत देखने मिलती है। ऑफकोर्स कल के ट्रेडिंग सेशन में भी एक मूव आया था। तो ये सवाल जानना है कि ये क्या रेगुलर ऑकरेंस हो रहा है कि ये वन ऑफ था? नहीं, एक्चुअली कल का जो मूव था वो बिल्कुल भी मैनिपुलेटेड नहीं था। तो वॉलेटिलिटी का मतलब मैनिपुलेशन नहीं होता। वॉलेटिलिटी का मतलब बिल्कुल भी आपकी जो आपके दर्शक हैं वो ये ना समझे कि वॉलेटिलिटी का मतलब मैनिपुलेशन है। जो मैनिपुलेशन होता है उसमें क्या होता है कि एक पैरामीटर होता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। आपको ये देखना होता है कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बिल्कुल ऊपर नीचे तो नहीं हो गई, और उसको जस्टिफाई करने के लिए फिर कैश में तो कुछ नहीं हो रहा। वो तरीका होता है मैनिपुलेशन आइडेंटिफाई करने का। तो कल नहीं था। इनफैक्ट जब से 15 मई से ही, जो 15 मई 2025 से मैनिपुलेशन बंद हो गया है। तो मैनिपुलेशन 15 मई 2025 से आई थिंक उसी टाइम के करीब प्रोबेबली सेबी की, ऑब्वियसली ऑर्डर तो उसके थोड़े और दिनों बाद निकला है, मगर आई थिंक सेबी की इंटरनली इन्वेस्टिगेशन उस टाइम के करीब कंक्लूड हो चुकी होगी। उन्होंने हो सकता है जेन स्ट्रीट को इंटरनली नॉन पब्लिक इन द सेंस ईमेल एक्सचेंजेस हो सकता है पब्लिक ना हो, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया हो कि आप थोड़ा आप अभी ट्रेडिंग मत करिए, वो सब हो सकता है। बट जब से सेबी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है तब से मैनिपुलेशन मोर और लेस, मतलब 15 मई से मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है मार्केट में। तो कोई भी दर्शक ये ना सोचे कि वॉलेटिलिटी का मतलब मैनिपुलेशन है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी समझाना चाहूंगा कि जो मैनिपुलेशन होते हैं उसके दो तरीके होते हैं। एक तो वॉलेटाइल मैनिपुलेशन है, जिसको मतलब वॉलेटाइल मैनिपुलेशन में आईवीज ऊपर आती है पहले, जो ऑप्शन है वो महंगे होते जाते हैं, और फिर अगर मूव आए तब वो मैनिपुलेशन कहलाया जाएगा, तब वो मैनिपुलेशन है। मूव अकेले का आना तो आता रहता है मूव, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा तरीका होता है मैनिपुलेशन का जिसमें वो मार्केट को बिल्कुल शांत कर देता है, वो भी इक्वली मैनिपुलेटेड है। अगर आप अप्रैल की सारी एक्सपायरीज उठा के देखेंगे तो बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, यूएस चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था। जब यूएस चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था तो पूरे मार्केट्स बड़े ही बिल्कुल संतुलन में नहीं थे और बहुत ऊपर नीचे हिल रहे थे। मगर अप्रैल के एक्सपायरीज में निफ्टी की एक्सपायरीज, केवल एक्सपायरी डेज, वो बिल्कुल शांत होते थे थ्रू आउट अप्रैल। ये ऑब्जर्व किया गया, जबकि वो सबसे सबसे ऊपर, मतलब सबसे वॉलेटाइल पीरियड था ग्लोबल मार्केट्स के लिए। तो क्वाइट एक्सपायरीज भी कराता है जो मैनिपुलेटर है। रिगार्डिंग द, जहां तक आपके दूसरे सवाल की बात है कि मल्टीपल एंटिटीज तो नहीं है, वो हम
श्योरिटी के साथ कह नहीं सकते कि एक एंटिटी है कि मल्टीपल एंटिटीज हैं। अभी हाल ही में 15 मई को जैसे मैंने बताया मैनिपुलेशन बंद हो चुका था, बट हाल ही में अगर मैं एक हफ्ते पहले देखूं तो 3 एक्सपायरी लगातार ऐसी आई थी जिसमें फिर से किसी ने जरूरत की थी मैनिपुलेशन की। वो जो पैटर्न्स भी थे वो थोड़े अलग थे पिछले पैटर्न से जो पहले उड़े थे। तो ऐसा लग रहा था कि कोई नई एंटिटी आई है जो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। तो बहुत आवश्यक है कि इसको मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि कोई भी नई एंटिटी ये करने की जरूरत ना करे। HFTs, एल्गोज, इनको लेके जो है ऑफकोर्स सवाल उठता है, लेकिन जो एक नॉर्मल इंडियन रिटेल ट्रेडर है उनको क्या जो है, आप जाते जाते ज़रा आप ज़रूर बताएं कि एक इंडियन नॉर्मल रिटेल ट्रेडर है, जैसे कि मैं अगर हमने नए कॉलेज से शुरुआती की है और अब जो है वायदे बाज़ार में आना चाहते हैं, हाउ विल आई पिच माई सेल्फ अगेंस्ट द बिगर प्लेयर्स? बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट हम कैसे जाने वाले हैं और कुछ बचेगा रिटेल ट्रेडर्स के लिए? सेबी की रिपोर्ट भी आई, वहाँ पे ऑलमोस्ट 91 आउट ऑफ 100 लोग की लॉसेज आ रही है, FNO लॉसेज 1 लाख करोड़ के ऊपर एक साल में। ज़रा बताएंगे इस पर क्या व्यू रहेगी? एज अ नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के लिए आप क्या एडवाइस करोगे? रिटेल ट्रेडर को मैं बहुत एम्फैटिकली ये बोलना चाहूंगा कि आपका बेस्ट मतलब मोस्ट लाइकली जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो आपका बेस्ट केस 0 है तो आप ट्रेडिंग ना करें। तो ये उनका बेस्ट केस है, तो उनको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हमेशा जो नॉलेज कर्व है उसमें वो मतलब जो ज्ञान की मतलब जो ज्ञान का एक्सटेंट है, नॉलेज कर्व जो है उसमें वो हमेशा पीछे रहेंगे एक्सपीरियंस मार्केट पार्टिसिपेंट से या HFT से या एल्गो फॉर्म से। तो ये बिल्कुल वैसी बात है कि मतलब आप अगेंस्ट द मतलब अगेंस्ट द हाउस जा रहे हो, जैसे कसिनो में अगेंस्ट द हाउस, आप हाउस के अगेंस्ट जीत ही नहीं सकते। तो आपको जीत सकते हो मतलब बहुत कम, मतलब ऑड्स आपके बहुत खिलाफ है। तो आपको ये नहीं करना चाहिए, या आपको अगर करना चाहिए तो आपको एक ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आप जॉब कर रहे हैं और साइड बाय साइड ये कर रहे हैं, तब तो आपकी एक्सपर्टीज बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अगर आपको करना ही है तो आपको एक फर्म ज्वाइन करनी चाहिए जो कि ये काम करती है। बिल्कुल मयंक, आपने बहुत सही पॉइंट कहा एंड ऑफ कोर्स दर्शक भी देख रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स भी हैं, और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जो है आपने बात कही है कि अब क्या होगा एज अ रिटेल ट्रेडर, अब हम क्या करें। ये तो न्यूज़ फ्लो हो गई है, लेकिन मयंक थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला, पूरी जो जेन स्ट्रीट की मामला है वो हमें जो है संक्षेप से समझाया और एक मार्गदर्शन भी दिया रिटेल ट्रेडर्स को। धन्यवाद मयंक, आप हमारे साथ जुड़े ET Now स्वदेश में। लेकिन चलिए, ये एक्शन पैक वायदे बाजार का शो था जहां पे हमने टेक्निकल कॉल्स के बारे में बात की और एक एक्सक्लूसिव मयंक बंसल के साथ था जहां पे जेन स्ट्रीट का जो है पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखा। आप एज अ रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे करंट लेवल्स पे, उस पर भी जो है हम कोशिश जारी रखेंगे कि किस तरह आपके कमाई के मौके आए और हमारे टेक्निकल गेस्ट भी जुड़े। लेकिन अभी मुझे इजाज़त दे, धन्यवाद।